कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान। इसमें पहले अध्याय रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं के 4 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप लिखिए। समझ लेना है, ये डाल्टन के आधुनिक स्वरूप में कुछ भिन्नता आ गई है। पहले जो पढ़ते थे वो अलग था, अभी अलग है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। परमाणु अब अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु का विखंडन संभव है। पहले हम देखते थे कि जो डाल्टन कहते थे तो वो कहते थे कि परमाणु एक विभाज्य कण है, लेकिन आज के समय में परमाणु का भी विखंडन हो सकता है। इसके बाद दूसरा है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम कण है। ये आज भी सही है। डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के समस्त परमाणु एक समान होते हैं, किंतु अब ऐसे परमाणु भी ज्ञात हैं जिनके रासायनिक गुण समान होते हुए भी भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस तरह से नए आधुनिक समय में इसका रूप इस तरह से बदल गया है। अगला है, डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु समभारी की खोज से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं। तो इस तरह से उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके बाद आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि परमाणु के द्रव्यमान की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आज के समय में ये स्पष्ट हो गया, परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद अगला है, अन्य अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक के अणुओं में परमाणु की संख्या सरल अनुपात में हो, यह जरूरी नहीं है। तो हमेशा पहले सरल अनुपात का तो नियम ही बना है कि अणुओं का जो संयोग होता है, परमाणुओं का संयोग होता है, वो सरल अनुपात में होता है। लेकिन अब जो है स्टाइकोमेट्रिक जो यौगिक होते हैं वो कई बार जो है सरल अनुपात में नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसमें थोड़ा परमाणु सिद्धांत में विचलन हो गया है। इसे हम डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। चलिए इसको देखते हैं। इधर अणु लिखा है, ये परमाणु लिखा है। यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो ये किसी भी पदार्थ का जो होता है सूक्ष्मतम कण होता है और स्वतंत्र अवस्था में रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रह भी सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। ये तो स्वतंत्र अवस्था में होता ही है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकता। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में प्रायः परमाणु में विभाजित हो जाता है। तो जो भी अणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तो पहले वो परमाणु में बदलेगा, इसके बाद फिर वो यौगिक में या दूसरे पदार्थों में बदलता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता है परमाणु। इसके बाद यह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो जो अणु होता है वो एक परमाणु का भी हो सकता है और एक से अधिक परमाणुओं से भी हो सकता है। यह रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। ये किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, ये किसी से मिलकर के नहीं बना होता है यदि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? परीक्षा में इतना ही पूछेगा तो फिर इतना ही भर लिखना है। उसकी सीमाएं क्या हैं? उसे और अधिक सूचनाप्रद किस प्रकार बनाया जा सकता है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इस तरह से मैं इसमें 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन इकट्ठा कर दिए हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो जितना हिस्सा परीक्षा में पूछे उतना हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, तथा बनने वाले उत्पादों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो जल प्राप्त होता है, ये हम जान गए। अब इसको हम एक सूत्र के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हाइड्रोजन को हम क्या लिख दें? H2। ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो क्या लिख दिए? O2। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो बना
वो क्या बन गया, H2 हो गया, H2O। और इसको चाहें तो संतुलित कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ 2 बन कर देंगे। इस तरह से ये एक रासायनिक समीकरण हो गया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको सूत्रों और संकेतों के द्वारा हम समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, सीमाओं का मतलब इसकी कमियां क्या हैं, कौन कौन सी जानकारी हमको रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। तो इसमें अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता, अभिकारकों तथा उत्पादकों का सांद्रण पता नहीं चलता है। यह रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं देता है। इससे अभिक्रिया के वेग का ज्ञान नहीं होता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मीय परिवर्तन का ज्ञान नहीं होता है, अभिक्रिया में सावधानियों का ज्ञान नहीं होता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि का ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह से इसकी कमियां हैं। ये आगे है, इसमें यह ज्ञात नहीं होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणी है या अनुत्क्रमणी है। 9 में अभिक्रिया के पूर्ण होने का समय भी नहीं पता चलता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में प्रकाश उत्पन्न होना, विस्फोटक पदार्थ का बनना आदि के बारे में मालूम नहीं होता, पता नहीं चलता है। तो इस तरह ये रासायनिक समीकरण की ये सीमाएं हैं। इतनी जानकारियां जो हैं रासायनिक समीकरण से हमको प्राप्त नहीं होती हैं, इसकी कमियां होती हैं। अब क्वेश्चन था रासायनिक समीकरण को कैसे लाभप्रद बनाया जा सकता है, उसी में क्वेश्चन था। तो वहाँ परिभाषा पूछा था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं किसे कहते हैं, तो सीमाएं तक हो गया। और यह लाभप्रद क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके उचित निर्देश चिन्हों का प्रयोग करके इसे ज़्यादा स्पष्ट और जानकारीपूर्ण बनाया जा सकता है, तो ये लाभदायक हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर लिखना था। अब इससे होने वाले फ़ायदे क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए, इससे होने वाले फ़ायदे क्या हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाली अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या का पता चलता है। यदि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हों तो अभिकारकों तथा उत्पादकों के आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात किए जा सकते हैं रासायनिक समीकरण से। यदि क्रियाकारक व क्रियाफल पदार्थ गैसीय हो तो उनका आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि क्रियाकारक भी हो, माने अभिकारक और उत्पाद ये पूरे गैसीय अवस्था में हो, तो इनका आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। इससे द्रव्य की अनिश्चितता के नियम की पुष्टि हो जाती है। तत्वों की संयोजकता तुल्यांक की द्रव्यमान की गणना भी इससे की जा सकती है। तो इस तरह से 4 अंक के प्रश्न हो गए। तो अब आपको सभी पाठों के जो हैं अध्यायों के ये वीडियो और क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट के लिंक से आप अपने विषय का चुनाव करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।